हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के प्रश्नावली 5.1 के आधार पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें 7 क्वेश्चन हैं जिसको बारी बारी से लगाएंगे और इसको एक ही भाग में सारे क्वेश्चन को बना देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। हमको क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है और कारण भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए दोस्तों, ये असत्य बातें हैं। असत्य को है, क्यों है असत्य है? क्योंकि एक बिंदु है P लेकर हम अनगिनत रेखा खींच सकते हैं। अनगिनत रेखा खींच सकते हैं। अब आपको खींच के दिखाता हूँ। देखिए, एक बिंदु मान लीजिए P बिंदु ले लिया है, इससे अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए दोस्तों, खींचा जा रहा है ना। तो ये बिंदु का नाम P रख लिए, इसमें से और भी खींचा जा सकता है, तो इसीलिए ये क्या है, गलत है। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ये असत्य है सर, असत्य है बाबू। देखो कैसे असत्य है, क्योंकि दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए, उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई दो बिंदु है, तो इससे ये देखिए, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इससे अनगिनत कहाँ से खींची जाएगी? नहीं ना खींची, असंख्य रेखाएं खींची बोल रहा है, तो ये तो क्या हो गया हमारा, तो ये तो एक ही रेखा खींची जा रही है, इसलिए क्या हुआ, ये असत्य हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। देखिए, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। सत्य है। देखिए कैसे सत्य, देखिए सॉल्यूशन, सत्य है। एक रेखा को दोनों ओर अनंत तक ले जा सकते हैं। जैसे में देखिए उदाहरण इसका देख लीजिए। देखिए उदाहरण, एक शांत रेखा को, यहाँ शांत लिखना भूल गया था, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनंत तक ले जा सकते हैं। देखिए, चलिए देखिए ये कोई शांत रेखा है यहाँ तक, ठीक है ना। इसका नाम क्या रख देते हैं, देखिए ए और बी। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, अनंत तक ले जा सकते हैं ना, अनंत तक बढ़ा सकते हैं क्या दोस्तों, बढ़ा सकते हैं ना। तो इस तरह ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं इसका। देखिए दोस्तों, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। सत्य है दोस्तों, सत्य है, क्योंकि अगर दोनों वृत्त की त्रिज्या समान हो तब, देखिए जैसे मैं उदाहरण देख लीजिए, तब
जैसे मैं देखिए उदाहरण, मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर कोई रेखा मैंने ले लिया है। इससे एक मैंने क्या यहाँ पर एक गोल वृत्त बना लिया है, और फिर इससे एक फिर 2 सेंटीमीटर का रेखा ले लिया है। इससे भी हम क्या 2 सेंटीमीटर का एक बड़ा वृत्त बना लिया है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों वृत्त क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि क्या है, त्रिज्या हमारा क्या है, समान है। ठीक है ना, त्रिज्या अगर समान है तो ये दोनों वृत्त क्या होगी, बराबर होगी। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है, सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए दोस्तों, 5वां, यदि आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। सत्य है दोस्तों, यू सत्य है। क्यों सत्य है, सत्य है। क्यों सत्य है आपको बता देता हूँ। यूक्लिड के अभिगृहित मैंने पढ़ाया था, जिसमें पहला ही पॉइंट था कि ए बराबर बी तथा बी बराबर सी, तो ए बराबर बी होगा। तो मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी है, इसको क्या मान लेते हैं, बी, इसको सी। तो ए बराबर बी हो गया, बी बराबर सी हो गया, तो ए बराबर सी होगा ना दोस्तों। तो ए बी बराबर एक्स वाई, इस तरह क्या है, ये सत्य है। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। देखिए पहला समानांतर रेखा, इसका परिभाषा हमको देना है, तो इसको दे देते। देखिए 2 एक समतलीय रेखा जो एक दूसरे को नहीं काटते, यानी काटने का प्रतिच्छेदन नहीं करती प्रतिच्छेदन नहीं करते, मतलब लिखिए समानांतर रेखाएं कहलाती है। लिख लीजिए समांतर रेखाएं कहलाती है। दोस्तों ये परिभाषा एक प्रकार का, इसके तो इसमें बोल रहा है कि अपरिभाषित पद क्या है। चलिए अपरिभाषित पद बता देते हैं। अपरिभाषित पद इसका है। अपरिभाषित पद देखिए, इसका प्रतिच्छेद है। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। आपको दूसरा देखिए, दूसरा का है लंब रेखा। तो देखिए दोस्तों, इसका परिभाषा लिख देता हूँ। देखिए लंब रेखा, 2 रेखाएं ए बी तथा सी डी जो एक ही तल में स्थित हो लंब रेखाएं कहलाती है यदि वे समकोण बनाए ए बी लंब सी डी। तो देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए ये समकोण, ये मान लीजिए ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। तो देखिए ए बी लंब सी डी है कि नहीं, ए बी पर सी डी क्या है, लंब है। तो इसका अपरिभाषित पद हमको बताना है। चलिए भाषित पद, हमारा अपरिभाषित पद क्या हो जाएगा, एक समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, एक समकोण। ठीक है ना। अब चलिए इसका तीसरा का पॉइंट देखते हैं। क्या है इसका तीसरा पॉइंट है, रेखाखंड का परिभाषा लिखना है। चलिए देखिए, रेखाखंड, एक रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जब 2 विभिन्न बिंदु ए तथा बी एक रेखा पर दिए गए हैं, तब रेखा का भाग जिसके अंतः बिंदु ए तथा बी हो रेखाखंड कहलाती है। इसे ए बी कहा जाता है। ए बी तथा बी एक ही रेखाखंड को दर्शाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये कोई ए बी है,
रेखाखंड, इसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देखिए बढ़ाने पर बढ़ा देते हैं, तो इसका ये एक रेखाखंड हुआ। तो इसका अपरिभाषित पद क्या है, इसका अपरिभाषित पद, तो दोस्तों इसका परिभाषित अंतः बिंदु हो जाएगा, ये अंतः बिंदु। तो यहाँ लिख देते हैं अपरिभाषित पद अंतः बिंदु, ठीक है ना दोस्तों, अंतः बिंदु, अंतः बिंदु इसका क्या है, अपरिभाषित पद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका लगाते हैं। देखिए वृत्त की त्रिज्या अगला 4 है। केंद्र से एक बिंदु की दूरी वृत्त पर वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका अपरिभाषित क्या है, अपरिभाषित पद अपरिभाषित पद वृत्त एवं केंद्र है। क्या है, वृत्त एवं केंद्र। चलिए 5वां पॉइंट देखते हैं, लेकर इसका परिभाषा लिख लेते हैं, फिर दिखा देते हैं आपको। देखिए वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। अब देखिए इसका अपरिभाषित पद क्या होगा, अपरिभाषित पद क्या होगा दोस्तों, तो समकोण होगा, ठीक है ना, समकोण। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ये दो अभिधारणाएं हैं, देखिए पढ़ के सुना देता हूँ। दो भिन्न बिंदु ए तथा बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। दूसरा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। फिर देखिए दूसरा, क्या ये दूसरा में ये देखिए पॉइंट, क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी हैं, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या करना है, वाक्य द्वारा तर्क हमको देकर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसको तर्क पहले वाक्य द्वारा लिख लेते हैं, उसके बाद से आपको अच्छी तरह से समझा देंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए मान्य नहीं होता है, उतना ये सब नहीं आता है, लेकिन आपको मेरा समझाना क्या है, फर्ज बनता है। तो चलिए को पहले लिख लेता हूँ इसको तर्क, तब आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अनेक पद ऐसे हैं जो अपरिभाषित हैं, जैसे बिंदु रेखाओं के बीच भिन्न बिंदु। वे अवरोधी हैं क्योंकि वे विभिन्न स्थितियों को निरूपित करते हैं जिनकी जानकारी छात्रों को होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये जो हुआ बिंदु रेखाओं के बीच भिन्न बिंदु, और भी बहुत सारी है, इन सब की जानकारी क्या होनी चाहिए, हम छात्रों को, पढ़ने वाले को होना चाहिए। अब देखिए पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन था उसमें, तो देखिए स्पष्ट है दो बिंदु ए और बी दिए जा रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा स्थित है जो कि ए और बी के बीच में स्थित होता है। और देखिए दूसरा पॉइंट, स्पष्ट है दो बिंदु, दूसरा का इसमें है क्वेश्चन का, ए तथा बी दिए रहने पर हम सी बिंदु ले सकते हैं जो कि ए और बी से होकर नहीं गुजरता है। ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से मेल नहीं खाती है, क्योंकि मैंने 5 अभिधारणा यूक्लिड को बताए हैं दोस्तों, ये पांचों से मेल नहीं खाता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये क्वेश्चन 3 की क्लियर हुआ आपका। चलिए अब क्वेश्चन 4 बताते हैं। देखिए यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। चलिए आकृति द्वारा हम खींचकर स्पष्ट कर देते हैं। देखिए ये कोई आकृति है जो ए है अब बी है, इसके बीचों बीच कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये तो काम कर लिया जो आकृति था, अब हमको दिखाना क्या है, ए सी बराबर हाफ ए बी। तो दिया है पहले, देखिए क्या दिया है, दिया है हमारा दोस्तों ए सी बराबर बी सी। अब देखिए इसमें दोनों तरफ ए सी जोड़ देने पर, ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ ए सी जोड़ने पर, चलिए जोड़ लेते हैं। ये ए सी ये ए सी था प्लस ए सी इसमें जोड़ लिया। अब देखिए
ये BC था प्लस AC इसमें जोड़ लिया, ये क्या हुआ 2AC बराबर है BC प्लस AC मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों AB हो जाएगा। तो AC बराबर हमारा हाफ AB, यही ना दोस्तों ये प्रूव करना था सवाल में। देखिए मैंने आसानी से प्रूव कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। देखिए प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। चलिए दोस्तों इस सवाल को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो हम इसको लगाकर आपको समझाते हैं। देखिए ये बोल रहा है सवाल 4 में, तो सवाल 4 में मैंने एक को A बिंदु लिया था, इसको B बिंदु लिया था, और बीचों बीच एक बिंदु क्या लिया था C लिया था। लेकिन इसमें एक C बिंदु देखिए मध्य बिंदु AB कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। तो देखिए दोस्तों इसको मैं एक और बिंदु मान लेता हूँ मन से, ये D, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब इसको हल करके दिखाते हैं। माना D AB का एक और मध्य बिंदु है, AB का एक और मध्य बिंदु है। तो देखिए हमारा क्या होगा AD बराबर DB होगा ना दोस्तों। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर देखिए लेकिन क्या हमारे पास दिया है ना कि C है जो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, ठीक है ना दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि AC बराबर BC होगा या CB होगा। समीकरण इसको क्या कर लेते हैं 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं दोस्तों। देखिए AC ये A लाइन साइड है, इसी में से क्या करते हैं AD घटा देते हैं, अब बराबर BC में से DB घटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हमारा क्या होगा AC में से, अब देखिए सेटिस्फाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वही आकृति बना देते हैं सेटिस्फाइड के लिए आपको। देखिए AB, ये बीच C और D। अब देखिए दोस्तों AC में से हम AD को घटाएंगे तो क्या बचेगा DC। अब BC में से हम DB को घटाएंगे, BC में से BD को घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों। देखिए ये माइनस DC बच जाएगा। देखिए क्यों BC ये रहा और DC ये रहा, तो ये ही ना बचेगा माइनस में। अब देखिए दोस्तों DC इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस DC, इधर क्या हो जाएगा 0। तो 2DC बराबर 0, यानी कि DC बराबर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो दोस्तों ये कब होता है जब C तथा D समपाती है, ये ना। अतः C तथा D समपाती है। समपाती का अर्थ समझते हैं दोस्तों, मतलब कि C और D कोई दो बिंदु नहीं है, केवल एक ही बिंदु है। समझ गए ना दोस्तों। तो इस प्रकार क्या हमारा प्रूफ होता है, इस प्रकार हमारा ये प्रूफ होता है कि हर एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, केवल एक ही मध्य बिंदु होता है दोस्तों। इससे ये प्रूव हो गया। देखिए ये जो संपाती है एक ही बिंदु पर है, तो एक रेखाखंड का एक ही ना मध्य बिंदु होगा। तो मैंने इसको भी क्वेश्चन नंबर 5 को लगा दिया सिंपली से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। देखिए दोस्तों आकृति में यदि AC बराबर BD तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD हमको क्या करना है सिद्ध करके दिखाना है। तो दिया है क्या AC बराबर BD हमको दिया है, AC और ये BD दिया है। तो AC कितना हुआ AB प्लस BC हो जाएगा, और उसके बाद से BD कितना हो जाएगा BC प्लस CD हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए दिया है, क्या दिया है दोस्तों
दिया है AC बराबर BD। तभी हमको बताया ना कि AC कितना, AC आकृति से AC सॉरी AB प्लस BC हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AB प्लस BC। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। अब BD कैसे आएगा, BD आकृति से BC प्लस CD को जोड़ देंगे तो BD आ जाएगा ना दोस्तों। अब देखिए तो अब हम क्या करते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है सवाल में। देखिए यहाँ सवाल हमारा प्रूफ क्या करना है, AB बराबर CD, AB बराबर CD हमको प्रूफ करना है, यही ना करना है। तो चलिए देखिए कितने सिंपली से कर देता हूँ। ये AB प्लस BC, ये BC प्लस में तो इधर क्या हुआ माइनस में बराबर CD। देखिए AB आई BC प्लस में ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा CD। तो यही ना हमको प्रूफ करना था दोस्तों। देखिए मैंने प्रूफ कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लगाते हैं। देखिए दोस्तों ये 7वां क्वेश्चन, यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एवं सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणाओं से संबंधित नहीं है। चलिए इसका सॉल्व, ये तो एक तार्किक है, ये कोई मायना नहीं रखता है परीक्षा के लिए, लेकिन आपको बता देता हूँ। यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ है कि पूर्ण अपने से बड़ा है, यही को लिख देते हैं। ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए लिख देता हूँ। देखिए यूक्लिड हो गया। यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में, यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, भाग से बड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों मैंने इस प्रश्नावली में 5.1 में 7 क्वेश्चन था, मैंने सबको बारी बारी से लगा दिया। तो आप लोग इन 7 प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं समझ में आए तो कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।